हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर जेआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपके एबीएफएम का मॉड्यूल ए का जो यूनिट 3 है ऑर्गेनाइजिंग, जो हमने स्टार्ट किया था, हमने इसके पहले 2 लेक्चर्स दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने फंडामेंटल्स क्या रहता है ऑर्गेनाइजिंग का, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है, स्टेजेस क्या रहते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है, फिर टाइप्स क्या क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उसका फर्स्ट टाइप टिल सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन देखा था। तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट आप पहले वो पार्ट्स देखिए एंड देन आप ये पार्ट देखिए, ताकि आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा कि ये ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करो। और अगर आपको कुछ भी कमेंट आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो, हम बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियो आप तक लेके आए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो स्पीड से हम कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने वीडियो रिलीज़ किया आप तुरंत उसके 1-2 दिन में ही वो सिलेबस कंप्लीट कर दो, वो पोर्शन, वो टॉपिक, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे प्रेशर ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, कोई भी बिज़नेस करते वक्त ज़रूरी होता है वो बिज़नेस अच्छे से मैनेज करना, तो इसीलिए हम बेसिकली ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। उसमें ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग के बाद जो सेकंड फंक्शन है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट का, वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। उसमें अभी हम ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड होता है। पहले है सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, दूसरा है लाइन स्टाफ, तीसरा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और चौथा है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने लास्ट लेक्चर में सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे। ये लेक्चर में हम बाकी के टाइप्स देखेंगे। तो देखते हैं पहला टाइप, सेकेंड टाइप, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। In the context of management, the term line and staff organization refers to the method by which authorities such as managers formulate objectives and instructions which are subsequently carried out by employees and other workers. तो मतलब लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, बेसिकली जो अथॉरिटीज़ रहते हैं, मतलब मैनेजर्स, वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं जो कि फॉलो करने रहते हैं एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, और लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस में यूज़ अ लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन एन एफर्ट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अडॉप्टेबिलिटी विदाउट गिविंग अप देयर मैनेजरल अथॉरिटी। तो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं जिनके कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, वहाँ पे ये लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, जहाँ पे उनको लोगों ने उनका डिसीजन, जो उनके एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स हैं, उन्होंने जल्दी उनका डिसीजन अडॉप्ट करके उनकी मैनेजर की अथॉरिटी बनी रहे और अच्छे से काम भी हो, इसके लिए वो ये यूज़ करते हैं। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मतलब लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन है किसका, लाइन ऑर्गेनाइजेशन का। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखते हैं ये क्या है। इन अकॉर्डेंस विद दिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल एंड ऑक्सिलरी एक्टिविटीज आर लिंक्ड to the command line by assigning staff supervisors and staff specialists attached to the line authority. This allows activities to be managed in accordance with the administrative structure. मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, वहाँ पे जो भी मेन एक्टिविटीज़ रहती है ना, कुछ स्पेशल एक्टिविटी या जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो कि कमांड लाइन से लिंक रहती है, वो किसे असाइन की जाती है, जो भी सुपरवाइजरी स्टाफ रहेगा उनका, या कुछ स्पेशल स्टाफ रहेगा जो कि ये सब काम, वो ये एक्टिविटी, स्पेशल एक्टिविटी करेगा, उनको अटैच किया जाता है लाइन अथॉरिटी से। ठीक है, तो अभी देखते हैं लाइन अथॉरिटी क्या है। ठीक है, लाइन एग्जीक्यूटिव्स ऑलवेज होल्ड अथॉरिटी ऑफ कमांड एंड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टाफ सुपरवाइजर्स आर टू गाइड, एडवाइस एंड काउंसिल लाइन एग्जीक्यूटिव्स। A member of workforce, the private secretary to the managing director acts as a capacity to staff executive. मतलब देखिए क्या चल रहा है, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझिए स्टूडेंट्स। लाइन एग्जीक्यूटिव होल्ड्स द अथॉरिटी ऑफ कमांड, मतलब वो ऐसे लोग हैं जो कि काम करते हैं, जो कि कमांड उनको दी जाती है और फिर वो वैसे उसके हिसाब से काम करते हैं। और स्टाफ सुपरवाइजर्स कौन होते हैं, वो एक्चुअली जो लाइन एग्जीक्यूटिव्स हैं, मतलब ऐसे समझ सकते हो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके नीचे, उनको गाइड करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं कि कैसे उनको एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है, कैसे काम करना है, कौन सी एक्टिविटी जो भी स्पेशली ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़ रहेगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको वो किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो ये उनको गाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जो प्राइवेट सेक्रेटरी टू मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो एक ही एक्ट्स एज अ कैपेसिटी टू स्टाफ एग्जीक्यूटिव। मतलब जो मैनेजिंग डायरेक्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी होता है, वो क्या करता है
कि उनके नीचे काम करने वाले सब एम्प्लॉयज़ हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, उनको कुछ गाइड करना है, एडवाइस करना है, तो एमडी डायरेक्टली जाके कभी कभी नहीं करता, तो वो क्या करता है, प्राइवेट सेक्रेटरी वो सब रिपोर्ट देता है एमडी को, और उसके हिसाब से एमडी उसको बोलता है कि आप ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस कमांड दो. ओके. Formal organizations were characterized as a collective enterprises characterized by clear division of labor and authority according to classical theory of organization, which was associated with Henry Fayol, Frederick W. Taylor and others who pioneered new administrative strategies in the late 80s and early 90s. मतलब ये नया नहीं है, ये 1980s 18th सेंचुरी से और 19th सेंचुरी से ये चलता आ रहा है. और ये किसने लाया, ये बेसिकली हेनरी फेयल, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर और अदर्स, इन्होंने लाया. तो बेसिकली इनका थियोरी क्या बोलता है, क्लासिकल थियोरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसका, हेनरी फेयल, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर एंड अदर्स, कि जो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कैसे कैरेक्टराइज किए जाते हैं, उनमें बेसिकली डिवीजन रहता है लेबर का और अथॉरिटी का. ठीक है, उसी को कहते हैं क्लासिकल थियोरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है कि क्लासिकल थियोरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसने लाई, किससे एसोसिएटेड है, हेनरी फेयल, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर एंड अदर्स. 18th एंड 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक ये था. और ये क्या बोलता है कि कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा डिवीजन रहता है, क्लियर डिवीजन रहता है लेबर और अथॉरिटी का. हम आगे देखेंगे ये स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अभी सिर्फ इतना समझो कि ये कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया. ठीक है, फिर क्या है आगे, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस the authority to make decision is distributed throughout a hierarchical organization. Line of authority serve as a foundation for all interactions that takes place between individual organization and divisions. Most of the time tasks are carried out in accordance with particular functions and power is exercised in the hierarchical fashion. मतलब क्या, as per ये साइंटिस्ट की क्लासिकल थियोरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो डिसीजंस लिए जाते हैं, ओके, अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में. और वो ऑर्गेनाइजेशन में लाइंस ऑफ अथॉरिटी जो है वो सर्व करते हैं एज अ फाउंडेशन फॉर इंटरेक्शन विच विल टेक्स प्लेस बिटवीन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिविजन्स. ठीक है, तो बेसिकली हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में लाइन ऑफ अथॉरिटी रहते हैं, वो कमांड देते हैं, ओके, अपने जो नीचे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको. अ स्मॉल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स मेक डिसीजंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन that is highly centralized and those decisions are then implemented further down the chain. तो कुछ एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं हाईली सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, और फिर उनके नीचे काम करने वाले लोगों को वो डिसीजंस फॉलो करने पड़ते हैं. हाउएवर, एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड्स इन बोथ स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी, it becomes increasingly important for the organization to maintain a flexible approach to the degree to which central organization and control are exercised. मतलब छोटी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी ना, और वहाँ पे अगर कोई एक इंसान काम मतलब उसका कमांड दे रहा होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी, स्कोप बढ़ता रहेगा, तो वहाँ पे कुछ गिने चुने लोग अगर इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो उस कोऑर्डिनेशन से काम करना और उसका कंट्रोल होना भी थोड़ा टाइम लगता है, डिफ़िकल्ट होता है. द गोल ऑफ द लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन principle is to maintain a cohesive command structure while allowing some degree of flexibility within the hierarchical lines of authority. तो मतलब लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या है कि एक ऐसा कमांड स्ट्रक्चर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बनाना हायरार्किकल लाइंस ऑफ अथॉरिटी में, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक टॉप डाउन लेवल में जितने भी अथॉरिटीज़ है, मैनेजर्स है या टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स है, वो अपने नीचे के लोगों को कमांड देंगे, लेकिन विथ सम डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. उसमें थोड़ी डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन उनकी जो कमांड है वो अच्छे से फॉलो होनी चाहिए. और जितने भी कॉम्प्लेक्स वर्क है, जितने भी ऑक्सिलरी या थोड़े स्पेशल वर्क है जिसमें थोड़ा स्पेशल अटेंशन चाहिए, तो उसके लिए वैसे ही लोगों को असाइन करेंगे और फिर उनका जो भी डिसीजन रहेगा वो अदर एम्प्लॉयज़ को एज पर फॉलो करना है. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का स्टूडेंट. और आगे देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है. फीचर्स ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टाफ मेंबर्स. स्टाफ असिस्टेंट्स लाइक पर्सनल असिस्टेंट्स टू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी टू द मार्केटिंग मैनेजर, एंड स्टाफ सुपरवाइजर, ऑपरेशंस कंट्रोल मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल एंड PRO पोजिशंस. मतलब देखिए,
दो तरीके के स्टाफ मेंबर्स होते हैं, स्टाफ असिस्टेंट्स लाइक पर्सनल असिस्टेंट्स टू मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब देखिए, पहले तो मैंने आपको बोला था कि लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं आएंगे, उसमें क्या आएंगे, जो स्पेशल या ऑक्सिलरी काम रहेगा, एक्टिविटी, उनको करने के लिए कुछ स्पेशल स्टाफ सुपरवाइजर्स और लाइन एग्जीक्यूटिव्स लिए जाते हैं। तो जो स्टाफ असिस्टेंट्स है, मतलब जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर या सेक्रेटरी टू द मार्केटिंग मैनेजर का पीए है, तो वो क्या करेगा, वो उसको रिपोर्ट करेगा, ओके, वो उसको सब इन्फॉर्मेशन देगा। डिसीजन कौन लेगा, वो सब सोच के, सब इन्फॉर्मेशन देख के मैनेजिंग डायरेक्टर और सेक्रेटरी। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाने का एम्प्लॉयज से काम कौन करेगा, पर्सनल असिस्टेंट, उसको क्या बोल सकते हैं, स्टाफ असिस्टेंट भी। और दूसरा कौन है, स्टाफ सुपरवाइजर। सो स्टाफ सुपरवाइजर, ऑपरेशंस कंट्रोल मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल एंड पीआरओ पोजीशन। मतलब ये सब काम ठीक से हो रहे हैं या नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी अगर सपोज डिसीजन लिया कुछ एमडी ने, सेक्रेटरी ने, तो पर्सनल असिस्टेंट्स का काम क्या है, वो डिसीजन को लोगों को बताना। लेकिन सुपरवाइजर भी तो होना चाहिए ना, ठीक है, अगर एम्प्लॉयज़ ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, उनके ऊपर सुपरविजन कौन करेगा, स्टाफ सुपरवाइजर, ठीक है। वो कौन हो सकता है, ऑपरेशंस कंट्रोल मैनेजर हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोलर हो सकता है, पीआरओ पोजीशन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे दो टाइप्स है स्टाफ में, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, विच आर द टू काइंड्स ऑफ स्टाफ मेंबर्स, ठीक है। Then, line and staff organization is a form of line organization that has been compromised. It is more intricate than just a line concern. Line organization का ही next part है line and staff organization. Okay? Within the line and staff organization, work is segmented and specialized in accordance with the individual needs. मतलब line और staff organization में क्या होता है, काम को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है एज पर एरिया ऑफ इट्स स्पेशलिटी, ठीक है। मतलब अगर कुछ ऑपरेशन से रिगार्डिंग काम है, कुछ फाइनेंस से रिगार्डिंग काम है, ठीक है, तो या कुछ मार्केटिंग से रिगार्डिंग काम है, तो वो उसके हिसाब से उसको पहले तो अलग अलग टाइप में बांटा जाता है और अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स, लोगों के नीड्स के हिसाब से ही उसको फिर डिवाइड किया जाता है और उसके लिए काम किया जाता है, ठीक है। द entirety of the organization is broken up into variety of functional divisions, each of which staff specialist असाइन टू इट। मतलब वो हर एक काम के लिए एक स्टाफ स्पेशलिस्ट, मतलब जो इंसान उसमें स्पेशलिस्ट है वो काम में, उसको असाइन किया जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेशलाइजेशन मेक इट पॉसिबल टू अचीव एफिशिएंसी इन वंस वर्क। मतलब वो इंसान जिसको वो काम दिया है स्पेशलिस्ट, वो अच्छे से काम कैसे करेगा, एफिशिएंटली कैसे करेगा, क्योंकि वो वही काम में तो एक्सपर्ट है ना, तो इसलिए तो उसको वो असाइन किया है वर्क, ठीक है, तो इसीलिए वो एफिशिएंटली काम करेगा। देयर आर टू डिफरेंट चैनल्स थ्रू विच अथॉरिटी माइट फ्लो साइमल्टेनियसली इन अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन अथॉरिटी एंड स्टाफ अथॉरिटी। तो कोई भी एक कंपनी में दो अलग अलग चैनल्स, मतलब मीडियम से जो अथॉरिटी है वो फ्लो कर सकती है। अथॉरिटी मतलब जो कमांड देने वाले लोग हैं, ठीक है, तो एक है लाइन और दूसरा है स्टाफ अथॉरिटी। द लाइन एग्जीक्यूटिव रिटेन्स कंट्रोल ऑफ द कमांडिंग रोल व्हाइल स्टाफ मेंबर्स आर लिमिटेड टू द एडवाइजरी रोल। मतलब लाइन एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या है, दे रिटेन द कंट्रोल ऑफ कमांडिंग रोल, और स्टाफ मेंबर्स का क्या है, लिमिटेड टू द एडवाइजरी रोल। तो बेसिकली स्टाफ मेंबर्स एडवाइस करते हैं और लाइन एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कमांड का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ओके, कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइन एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टाफ मेंबर्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टाफ मेंबर मतलब हम हमारे ऑफिस में क्या बोलते हैं, स्टाफ मतलब जो काम कर रहे हैं ना एम्प्लॉय, वो ऐसा नहीं है। स्टाफ मेंबर्स का मीनिंग यहाँ पे ये है स्टूडेंट्स कि जो कि एडवाइजरी रोल प्ले करते हैं, ओके। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला एडवांटेज क्या है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोवाइडिंग रिलीफ टू लाइन एग्जीक्यूटिव्स इन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर along the lines of both line and staff. The advice and counseling that is given to the line executives by staff is a one way to which job is divided between line and staff. The line executives can focus on implementation of plan which frees them from the need to divide their attention among the several different areas. ठीक है, मतलब रिलीफ टू लाइन एग्जीक्यूटिव्स, इसका मतलब क्या है, स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स उनको एडवाइस करेंगे कि आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है। आगे काम रहेगा लाइन एग्जीक्यूटिव्स का कि उसको कैसे अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। उनको ये चीज़ से लेना देना नहीं है कि बाकी एरियाज़ में काम अच्छे से चल रहा है या नहीं, वो टॉप मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। तो लाइन एग्जीक्यूटिव को फ्री किया जाता है, उनको सिर्फ अपना काम करना है जो भी उनको कमांड मिला है स्टाफ एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। प्रोफेशनल काउंसिल, द लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग a line executive with the access to the expert advice whenever it is required.
Staff specialists can handle planning and investigation work that is associated with the variety of issues, which frees up line officers to focus on carrying out their plans instead. मतलब जो स्टाफ स्पेशलिस्ट रहते हैं वो लाइन एग्जीक्यूटिव्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं, एडवाइस देते हैं, आपको ऐसा ऐसा काम करना है। वो इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। स्टाफ स्पेशलिस्ट क्या क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कैसे करना है काम, ठीक है, कैसे लाइन एग्जीक्यूटिव्स को देना है, और फिर लाइन एग्जीक्यूटिव्स उसको सिर्फ फॉलो करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। One of the many advantages of specialization is that it allows firm to be segmented into parts and functional regions. This is accomplished by partition of the entire concern into two distinct sorts of authority. In this way, all the officers or individual officials can focus their attention solely on assigned sector. मतलब जो मेन वर्क रहेगा उसको मैंने अभी आपको बोला छोटे छोटे सेगमेंट्स के एज पर देयर वर्क, देयर रीजन ऑफ स्पेशलिटी। ओके, जो भी स्पेशलिटी रहेगा जिसका उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो इंसान जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट है वो उसमें बेस्ट देगा, तो उसको बाकी सेक्टर का सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर एक को अपना अपना सेक्टर का जिसको जो काम असाइन किया है वो अच्छे से करना है, क्योंकि वो उसमें स्पेशलिस्ट है इसीलिए उसको असाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन कोऑर्डिनेशन। थ्रू स्पेशलाइजेशन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड सुपीरियर डिसीजन मेकिंग while authority remains with only a few people. As a result of this feature, each official can concentrate on their own domain which contributes to improve the work coordination. मैंने अभी बोला कि जैसे कि हर एक स्पेशलिस्ट को उसके एरिया ऑफ स्पेशलिटी के हिसाब से उसको काम दिया जाएगा, उसको डिसीजन लेना है, उसको प्लानिंग देना है, कैसे काम करना है और काम करवा के भी लेना है। तो उससे क्या होगा कि अच्छे से कोऑर्डिनेशन बना रहेगा और उसको बाकी एरिया में क्या चल रहा है उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर एक जन अपना अपना एरिया में अच्छे से काम करेगा और इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन अच्छे से बनेगा, क्योंकि हर एक स्पेशलिस्ट अपने एरिया में अच्छा काम करेगा तो बिज़नेस को प्रॉफिट देगा, ग्रोथ देगा। उससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजिंग वर्क है वो ठीक से मैनेज होगा। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। The advice of specialized staff members allows line executives more time to execute plans and make productive decisions that are helpful for a concern. This opens a lot of doors for the line executives in terms of bringing new ideas to the table and conducting research in those specific areas. The existence of specialists on the staff makes this accomplishment feasible. मतलब क्या, जो स्पेशलिस्ट स्टाफ मेंबर को अपना अपना काम दिया है वो क्या करेंगे, बेस्ट वे फाइंड आउट करेंगे वो काम करने का। तो उसका फ़ायदा किसको होगा, जो लाइन एग्जीक्यूटिव्स है ना उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा उनको जो काम दिया है वो प्लान्स एग्जीक्यूट करने में और अच्छा सा प्रोडक्टिव डिसीजन लेके काम करने में, ठीक है। और इससे होगा क्या, जो उनके जो डोर्स है, मतलब उनके डोर्स इन द सेंस उनका जो ब्रेन है, जो इनोवेटिव आइडियाज़ है, ठीक है, वो अच्छे से यूज़ करके काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको स्पेशलिस्ट स्टाफ मेंबर्स ने बोला गया है अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कि आपको ऐसा ऐसा करना है, आप खुद का इनोवेशन यूज़ करके भी काम अच्छे से कर सकते हो। तो अब वो R&D का बेनिफिट होगा, किसके R&D का, स्पेशलिस्ट स्टाफ मेंबर के भी और लाइन एग्जीक्यूटिव के भी। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। बिकॉज ऑफ दिस एग्जिस्टेंस ऑफ स्टाफ स्पेशलिस्ट द लाइन ऑफिशियल्स कैन रिसीव एक्सपर्ट एडवाइस एंड गेट ट्रेंड ऑन द जॉब। तो स्टाफ स्पेशलिस्ट तो स्पेशलिस्ट रहेंगे ही, वो ट्रेनिंग देंगे, एडवाइस देंगे किसे, लाइन ऑफिशियल्स को, तो उनको भी अच्छे से ट्रेनिंग मिलेगा काम करते करते ही। एज सच द लाइन एग्जीक्यूटिव्स कैन टेक प्रॉपर एंड इन्फॉर्म डिसीजंस इन एंड ऑन इटसेल्फ। दिस सर्व्स एज अ लर्निंग एनवायरनमेंट। तो बेसिकली लाइन ऑफिशियल्स को काम भी करने मिलेगा, सैलरी भी मिलेगा, सीखने भी मिलेगा, अच्छे से ट्रेनिंग भी मिलेगा, ठीक है, लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। बैलेंस डिसीजंस। A level of specialization that can be attained by line personnel is one component that contributes to the achievement of coordination. Because of this relationship, line official will always be able to make decisions that are more reasonable and fair. मतलब जो लाइन पर्सनल है उन्होंने भी एक तरीके का स्पेशलाइजेशन किया रहेगा, जो उनको ऊपर से डिसीजन मिलेगा, ठीक है, स्टाफ स्पेशलिस्ट का, तो उसके हिसाब से वो भी अपना एक दिमाग यूज़ करके काम करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन तो बढ़ेगा ही, लेकिन वो बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे कि कैसे और बेस्ट तरीके से वो काम अकम्प्लिश करे, ठीक है। तो है बैलेंस डिसीजन और एक एडवांटेज। और लास्ट एडवांटेज है यूनिटी ऑफ एक्शन। Unity of action comes about as a direct outcome of having unified control. When there is coordination inside a concern, control and its successful implementation can take place. Every single official who has a position of line or staff authority is given the autonomy to make choices on their own. This serves as the efficient control mechanism for the entirely of the organization. मतलब जब कोई भी काम करते वक्त जो लाइन एग्जीक्यूटिव हो या स्टाफ एग्जीक्यूटिव हो,
उनका काम एक दूसरे के साथ अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा, कंट्रोल रहेगा, अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, तो बेस्ट डिसीजन यूज़ करके बेस्ट काम होगा। और यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब क्या, सभी जन मिल के एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके एक सक्सेसफुल एक्शन लेंगे, उसी को कहते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन। और इससे क्या होगा, एक एफिशिएंट कंट्रोल मैकेनिज्म क्रिएट होगा किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में। अभी देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के। A fundamental misunderstanding. There is a simultaneous flow of two different authorities in an organization structured along line and staff lines. Because of this, there is a lot of confusion between two. Because of this, the workers are unable to comprehend who is controlling power in the midst actually, and as a result, issue of comprehension may be present at a barrier to efficient operations. मतलब यहाँ पे बेसिकली दो तरीके के कंट्रोलिंग ऑथोरिटी, एक तो लाइन ऑथोरिटी और दूसरी है स्टाफ ऑथोरिटी। तो दोनों एट अ टाइम में अगर डिसीजन देंगे, एट अ टाइम में कमांड करेंगे, और अगर उसमें अलग अलग डिसीजंस रहेंगे तो वर्कर्स को कन्फ्यूजन हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि सुने किसकी बात, ठीक है, कमांड किसकी फॉलो करे, बिकॉज दोनों भी हायर डेजिग्नेशन है। लैक ऑफ रिलायबल गाइडेंस, द स्टाफ एक्सपीरियंस एंड गाइडेंस बिकम सेकेंड नेचर इन द लाइन ऑफिशियल। देर आर सिचुएशंस व्हेन staff specialists may provide line executives advice resulting in incorrect decisions. The smooth operation of the business may be hampered because of this. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि स्टाफ एग्जीक्यूटिव, स्टाफ स्पेशलिस्ट जो भी गाइड करते हैं वो लाइन ऑफिशियल्स को सेकेंडरी लगता है, वो उनको इम्पोर्टेंट नहीं लगता। तो क्या होता है, कभी कभी स्टाफ स्पेशलिस्ट जो भी उनको लाइन एग्जीक्यूटिव्स को एडवाइस करते हैं वो इनकरेक्ट डिसीजंस में बदल जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का स्मूथ ऑपरेशन चल रहा है वो हैम्पर हो सकता है, ठीक है। देन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ. Line and staff are two different authorities that are both flowing at the same time. Conflicts between line and staff might arise. Factors such as designations, prestige, influence, attitudes that relate to the relation might be stressful for the employee's thoughts. Because of this, there is a less coordination which makes it more difficult for a business to function effectively. मतलब कभी कभी क्या हो सकता है, जो लाइन और स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स है उनके बीच में डिसीजंस का कॉन्फ्लिक्ट हो, उनके ओपिनियन अलग अलग हो, कोई भी सेम प्रॉब्लम को, सेम काम को सॉल्व करने के लिए, तो क्या होता है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि जो कंपनी का प्रेस्टीज है उसको इन्फ्लुएंस होता है, कि वर्कर्स को पता नहीं चलता, वर्कर्स के बीच में एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि अगर हमारे हायर डेजिग्नेशन, हायर ऑफिसर के बीच में ही डिसीजन का यूनिटी नहीं है तो सुने किसका, स्टेबिलिटी कैसे आएगी ना ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। एक्सपेंसिव, टू कीप कॉस्ट इन लाइन विद द स्टाफ कंसर्न्स हैव बीन टू कीप high remuneration of staff expert employees. This ends up being expensive for a company that has limited financial resources. मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो स्टाफ एग्जीक्यूटिव, स्टाफ एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनका सैलरी हाई रहता है, तो जो छोटे कंपनीज है, मतलब जहाँ पे लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उनको वो एक्सपेंसिव हो जाता है। Assumption of authority. Although the power of concerns lie with the line official, staff does not like this arrangement because they are the one who are more involved in the mental work. मतलब स्टाफ स्पेशलिस्ट ज़्यादा मेंटल काम करेंगे, ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, R&D करेंगे, लेकिन लाइन ऑफिशियल्स क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं ना, उनके पास पावर रहती है एग्जीक्यूशन की। तो होता क्या है कि लाइन एग्जीक्यूटिव्स खुद को अथॉरिटी अज्यूम कर लेते हैं और स्टाफ एग्जीक्यूटिव को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो मेंटल वर्क है वो सब स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स ने किया है, ठीक है। स्टाफ स्टील्स द शो, मतलब इन अ लाइन एंड स्टाफ कंसर्न हायर रिटर्न्स आर थॉट टू बी रिजल्ट ऑफ द एक्सपर्ट स्टाफ एडवाइस एंड काउंसिलिंग. द ऑफिशियल्स ऑन द लाइन are upset and concerned about the situation and their dissatisfaction sometimes creates problem. This is critical to the achievement of productive results that the line officials feel satisfied with their jobs. Okay? मतलब क्या होता है कभी कभी कि जो मेन R&D का जो मेंटल वर्क है, जो प्लानिंग है, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो फाइनल डिसीजन है, वो कौन लेता है, स्टाफ ऑफिशियल्स. उससे क्या होता है, लाइन ऑफिशियल्स जो रहते हैं, लाइन एग्जीक्यूटिव, वो अपसेट हो जाते हैं कि उनका जो ओपिनियन है उसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है जितना स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स को मिल रहा है. उनको सिर्फ उनका बात ज़्यादा सुनना रहता है और थोड़ा सा ही खुद का ओपिनियन देके फिर एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन करवाना रहता है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, ये था डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. अभी देखते हैं तीसरा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज सेग्रीगेटेड विद इन द कंपनी सो दैट
specialists can maintain their position at the highest levels. It is an organization that we can define as a system in which functional departments are developed to deal with the difficulties of the business at various levels. This organization is something that we can call a functional department division. देखिए बेसिकली स्टूडेंट समझिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है. ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है जिसमें अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से डिवाइड किया जाता है. ठीक है, उसमें डिवाइड किया जाता है डिपार्टमेंट्स को एज पर देयर फंक्शंस, अलग अलग डिफ़िकल्टीज वो बिजनेस में आने के लिए सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो इसी को कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. द फंक्शनल अथॉरिटी कंटिन्यूज टू बी delegated only to the functional direction provided the individual departments. It contributes to the preservation of quality as well as uniformity in the performance of the variety of function across the entire company. मतलब जो भी पर्टिकुलर फंक्शनल डिपार्टमेंट रहेगा, जैसे कि HR डिपार्टमेंट है, ठीक है, जैसे कि सपोज फ्रॉड्स डिपार्टमेंट है, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग डिपार्टमेंट है, सपोज जैसे कि लोन डिपार्टमेंट है. तो ये क्या है, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है. ये मैंने आपको बैंक का एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल. तो मतलब हर एक डिपार्टमेंट का जो फंक्शन है, फंक्शन के हिसाब से उन्होंने बेसिकली उसको डिवाइड किया है. और वहाँ पे जो वो फंक्शनल के जो एक्सपर्ट्स वो वहाँ पे काम करने के लिए जो डेजिग्नेटेड है वो उसमें काम करके अपना डायरेक्शन देंगे और इंडिविजुअल डिपार्टमेंट अपने अपने चलाएंगे. और वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में नहीं देखेंगे कि बाकी के डिपार्टमेंट्स ठीक से चल रहे हैं नहीं. ठीक है, वो जो वहाँ पे फंक्शनल एक्सपर्ट्स दिए हैं वो वही काम करेंगे. ठीक है. F.W. Taylor was the one who initially proposed the idea of functional organization and advocated for the placement of knowledgeable individuals in the key roles. ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया, फर्स्ट टाइम किसने लाया, तो ही वॉज F.W. टेलर. F.W. टेलर ने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया लाया. एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा तो आपको पता होना चाहिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया किसने इंट्रोड्यूस किया, F.W. टेलर. ठीक है. Illustratively, the functional heads, marketing directors in a functional organizations are responsible for providing direction to the subordinate employees throughout the organization in their respective fields. मतलब जो फंक्शनल डिपार्टमेंट कैसे चलता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी डिपार्टमेंट आपने बनाया, वहाँ के जो फंक्शनल हेड और मार्केटिंग डायरेक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ मतलब जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको कैसे डायरेक्शन दे और उनसे कैसे काम करवा के ले. ओके, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, फंक्शनल हेड एंड मार्केटिंग डायरेक्टर्स. This indicates the subordinates is to receive commands from multiple specialists who serves as a managers above them in organizational chart. इसका मतलब क्या है कि जो सबॉर्डिनेट्स जो नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है ना उनको मोर देन वन बॉस से ऑर्डर मिलेंगे क्योंकि मल्टीपल स्पेशलिस्ट है, फंक्शनल हेड्स है, ठीक है, मार्केटिंग हेड्स है. ठीक है, देखते हैं क्या क्या फीचर्स है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के. All the activities of a functional organization are broken down into their respective functions which include functions like ऑपरेशंस, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल रिलेशंस. ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बोला जैसे जो डिपार्टमेंट का फंक्शन रहेगा उसके हिसाब से ये लोग डिवाइड करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. जैसे कि ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, पर्सनल रिलेशंस है. ठीक है, तो उसके हिसाब से ये डिवीजन होता है. अ मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन देन अदर टू. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जो बाकी के दो अभी हमने देखे इसके पहले, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, वो दोनों से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. देयर आर 3 डिफरेंट अथॉरिटीज़, लाइन, स्टाफ एंड फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट अथॉरिटी रहती है, लाइन, स्टाफ और फंक्शन. ईच फंक्शनल एरिया इज असाइन टू फंक्शनल स्पेशलिस्ट हु आर वेस्टेड विद द अथॉरिटी टू मेक ऑल डिसीजंस पर्टेनिंग टू दैट फंक्शन एनी टाइम दैट फंक्शन इज कैरिड आउट एनीवेयर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो भी फंक्शनल स्पेशलिस्ट रहेगा वो डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा, वो अपने डिसीजंस लेगा, अपने लोगों से वो काम करवाएगा बेस्ट डिसीजन लेके. ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो काम सब करवाने की. द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड डज नॉट अप्लाई टू सच ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट ऑलरेडी हैज़ अ लाइन स्ट्रक्चर इन प्लेस ऑफ पर्पज़. ये इंपॉर्टेंट है. मतलब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या था स्टूडेंट्स, कि मतलब यूनिटी ऑफ कमांड क्या रहता है कि कमांड यूनिटी मतलब एक सिंगल, एक ही जगह से, मतलब एक ही बॉस से, एक ही पर्सन से अगर ऊपर से कमांड आएगी टॉप अथॉरिटी के तो उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड. तो यहाँ पे तो ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉस है. फंक्शनल हेड्स बोल सकते हैं, मार्केटिंग डायरेक्टर्स बोल सकते हैं उनको जो कमांड देना है. तो इसीलिए यहाँ पे लाइन स्ट्रक्चर है, मतलब क्या है, मल्टीपल बॉस से कनेक्टेड है. तो इसीलिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड नहीं चलता. तो एग्जाम में आपको अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड डज नॉट अप्लाई, ऐसा भी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो उसका आंसर क्या रहेगा, यूनिटी ऑफ कमांड किस में नहीं लगता, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है,
अभी देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस है। बहुत इजी है। देखिए, स्पेशलाइजेशन, अ बेटर डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस विच लीड्स टू स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। ऑब्वियसली अगर जो इंसान जिसमें स्पेशल है वो उसको काम दे दिया, वो अपना काम अच्छे से ही करेगा। एफिशिएंट कंट्रोल, द मैनेजमेंट कंट्रोल प्रोसेस इज मेड मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय सेपरेटिंग मेंटल प्रोसेसेस फ्रॉम मैनुअल फंक्शंस। द ऑथोरिटी इज केप्ट विद द डिफाइंड बाउंड्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। तो बेसिकली क्या है कि हर एक को अपना अपना काम डिवाइड करके दिया है, तो जो जिसमें स्पेशलिस्ट है उसको सिर्फ अपना काम देखना है। तो एक इंसान को अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस का जो मेंटल वर्क करना पड़ता है, जो इन्वेस्टिगेशन पड़ता है, वो काम बच गया। हर एक इंसान को अपना स्पेशल एरिया का काम देखो और उसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करवाओ, ठीक है। देन एफिशिएंसी, द फैक्टर दैट ईच फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रेंट नंबर ऑफ अदर टास्क कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी। एफिशिएंट रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। व्हेन कंबाइंड स्पेशलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन मेक इट पॉसिबल टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट एट द पॉसिबल लोएस्ट कॉस्ट। मतलब हमने कामों को उनके डिपार्टमेंट्स के हिसाब से, उनके फंक्शंस के हिसाब से अगर हमने डिवाइड किया, ठीक है, तो हर एक जन अपना अपना काम करेगा अच्छे से, तो वहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा ना। हमें किसी बाहर के पर्सन को अपॉइंट करके वो काम करवाने की स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है एक्सपांशन, द एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द फंक्शनल मैनेजर मेक्स ग्रेटर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ द बिजनेस। तो वही मैंने अभी बोला, स्पेशलिस्ट को अगर अपॉइंट किया जाता है तो उसका कंट्रोल और मॉनिटरिंग अच्छा ही रहेगा, ठीक है। और इससे क्या फ़ायदा होगा, जो बिज़नेस है वो अच्छे से जल्दी एक्सपांड होगा। डिसएडवांटेजेस क्या है देखते हैं। कंफ्यूजन, द फंक्शनल सिस्टम इज डिफिकल्ट टू पुट इनटू ऑपरेशन एंड पर्टिकुलरली व्हेन इट इज कैरिड आउट एट द लो लेवल्स। दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन इट इज कैरिड आउट एट द हायर लेवल्स, बिकॉज ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन बिकम्स मोर चैलेंजिंग। मतलब जब ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, जब वहीं लो लेवल्स पे हम अप्लाई करते हैं, तो होता क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, फंक्शनल डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग इंस्ट्रक्शन देंगे, उनके स्पेशलिस्ट। तो एम्प्लॉयज़ को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि एग्जैक्टली किसका सुने, ठीक है, क्योंकि दो अगर अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग एडवाइस दे रहे काम करने का, ओके। नेक्स्ट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, व्हेन वर्कर इज कंट्रोल नॉट बाय वन पर्सन बट बाय अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, डिसिप्लिनरी कंट्रोल बिकम्स वीक। एज अ रिजल्ट देयर इज अ कोहेसिव कमांड स्ट्रक्चर, नो कोहेसिव कमांड स्ट्रक्चर। मतलब ठीक से कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा ना। अगर मोर देन वन बॉस उनको, मोर देन वन पीपल उनको अगर कंट्रोल कर रहे हैं, उनको अलग अलग बता रही है, एक बोल रहा है ऐसा करना है, एक बोल रहा है ऐसे करना है, वैसे अपने अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट के हिसाब से, अपने अपने फंक्शनल एरिया के हिसाब से, एज पर देयर एक्सपर्टाइज अगर उनके कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं डिसीजंस, तो प्रॉब्लम होगा कि जो डिसिप्लिनरी कंट्रोल है वो वीक होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। डिफिकल्ट इन डिटरमाइनिंग अकाउंटेबिलिटी, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी अथॉरिटीज़ डिटरमाइनिंग ब्लेम कैन बी चैलेंजिंग, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी अथॉरिटीज़ कंट्रोल करेगी। अकाउंटेबिलिटी एग्जैक्टली किसके पास, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए कौन से हेड का डिसीजन अकाउंटेबल है, कौन सा हेड अकाउंटेबल है, वो डिसाइड करना डिफिकल्ट है। कॉन्फ्लिक्ट्स, इट इज़ पॉसिबल फॉर मेंबर्स फॉर द सुपरवाइजरी स्टाफ विद द इक्वल पोजीशंस टू हैव डिसएग्रीमेंट विद वन अनदर, सम टॉपिक्स दे कुड हैव डिफरेंट ओपिनियंस। मैंने अभी वही बोला कि अलग अलग सुपरवाइजिंग स्टाफ का अगर ओपिनियन डिफरेंट हो तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तो क्या होगा, फिर प्रॉब्लम होगा ना, एम्प्लॉयज़ किसका सुनेंगे। एक्सपेंसिव, इट इज़ एक्सपेंसिव फॉर द कंपनी टू मेंटेन स्टाफ ऑफ स्पेशलिटीज ऑफ द हाईएस्ट डिग्री के स्टाफ को अगर रिक्रूट करना है तो उनका फिर वैसे ही सैलरी भी देना पड़ेगा, फिर वो एक्सपेंसिव हो जाएगा ना कंपनी के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। दिस वॉज अवर पार्ट 3 ऑफ ABFM का जो यूनिट 3 है आपका ऑर्गेनाइजिंग का। इसके आगे हम बहुत सारा चैप्टर बाकी है, आगे के पार्ट्स में देखेंगे कमिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स क्या है, सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि सभी की पहली अटेम्प्ट में CIB की एग्ज़ाम क्लियर हो। और जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा क्योंकि CIB के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। और जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, जितने ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा, उतना ही हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।